रूपोस भाग 22। हॉस्टल, रात का समय, मेस हॉल। बड़े से मेस हॉल में लड़कियां खाने के लिए बैठी थी। वहां पर सभी सीनियर जूनियर एक साथ बैठे हुए थे, लेकिन उनकी जगह अलग अलग थी। एक साइड सीनियर्स तो दूसरी साइड जूनियर्स बैठे हुए थे। चूंकि मानू अब थर्ड ईयर में थी तो वो लोग किसी भी साइड बैठ सकते थे। वहां पर सीनियर लड़कियां खाना कम खा रही थी, बातें ज्यादा कर रही थी और उनकी हंसी ठिठोली पूरे हॉल में गूंज रही थी। वहीं जूनियर को अलाउ नहीं था कि वो खाते वक्त ज्यादा बात करे, तो वो बेचारे तो चुपचाप अपना सर झुकाए खाना खा रही थी। लेकिन कुछ जूनियर जो कि बड़े ही एडवांस थे, वो तो बस अपने सीनियर्स की बातें कर रही थी और उन्हें देख भी रही थी। उनकी बातों का टॉपिक था सीनियर्स और उनके बीएफ या कोई टॉपर, सीनियर्स की बातें या किसी सुंदर सीनियर्स की। उनमें तो अपनी फेवरेट सीनियर को लेकर खींचातानी भी होने लगी, जैसे वो ज्यादा सुंदर है, उनका बॉयफ्रेंड कितना स्मार्ट है, और तो और वो तो जिनके बॉयफ्रेंड नहीं है उनकी जोड़ी भी बनाने लगी। उन जूनियर में सबका क्रश अनायास, अंबु और अर्श भी थे। उन दिन उन जूनियर्स के कानों में ये बात पहुंच चुकी थी कि अनायास ने मानू को अपनी गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले गया था। तो आज वो सब और मानू के बारे में बातें करने लगे। और तो और किसी ने आज अनेक को हॉस्टल के बाहर मानू को अपनी कार से छोड़ते भी देख लिया था। इसलिए आज उनकी टॉपिक का विषय मानू और अनायास के बारे में था। जो जूनियर अनायास को पसंद करती थी उन सबका चेहरा बाकियों की बातों से मुरझा गया था। तो जो मानू को पसंद करती थी वो उनके लिए अनायास को ही सबसे बेस्ट बोल रही थी। कोई कह रहा था कि उनकी और अनायास की जोड़ी पूरे कॉलेज में बेस्ट है। दोनों साथ में ऐसे लगते हैं जैसे मेड फॉर ईच अदर। यदि ये सच हुआ कि वो दोनों कपल है तो हैशटैग मानसिका, तो कोई उन्हें हैशटैग यांसिका, इस तरह के क्यूट क्यूट और लवली नाम से नवाज रहा था। आप सब कमेंट में बताएं कि आप सब मेरी इन प्यारी जोड़ी को कौन सा नाम से नवाजेंगे। यदि आप लोगों के दिमाग में कोई अलग नाम है तो प्लीज कमेंट कीजिए। तो वही सीनियर्स के टेबल पर अंजी और मानू दोनों के आगे खाने की प्लेट थी, लेकिन दोनों में से कोई भी खाना नहीं खा रहा था। बस दोनों अपने अपने स्पून को प्लेट में घुमा रही थी, मानो वो कुछ सोच रही हो। यार, कल से नवरात्रि स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद सब दिवाली छुट्टी में चले जाएंगे। उसके बाद हमें अपने सेकेंड ईयर जूनियर की फ्रेशर्स पार्टी में भी जाना होगा, मोनाली ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा। हाँ वो तो है, पर तू क्यों इतना सोच रही? खाना खाते हुए सोनाली ने जब मोनाली की बातों को सुना तो उसने अजीब से उसे देखते हुए कहा, अरे भाई, जब अपनी सोना मैडम को खाते वक्त कोई अपनी बातों से डिस्टर्ब करे तो वो भला कैसे चुप रहेंगी? और मोनाली तो है ही एक नंबर की बातूनी। अब उनकी बातें शुरू हुई तो भला इतनी आसानी से कहाँ रुकने वाली थी। परेशान होने से तेरा क्या मतलब सोनाली? यार खूब खर्चा होगा, कितनी सारी शॉपिंग करनी है, और मम्मी पापा को कैसे मनाऊंगी पार्टी में ड्रेस खरीदने के लिए, मायूसी से कहा। मेरे यहाँ तो जब नई ड्रेस पुरानी हो जाती है तभी दूसरी ड्रेस खरीदी जाती है। यह कहते हुए उसका चेहरा मुरझा सा गया। हाँ ये तो है, मेरे घर में भी साल में बस दिवाली के टाइम्स पर ही सबके लिए कपड़े खरीदे जाते हैं। अब अगर दिवाली के लिए खरीदूंगी तो जूनियर्स फ्रेशर पार्टी में क्या पहनूंगी, और यदि फ्रेशर्स पार्टी के लिए खरीदूंगी तो दिवाली में क्या पहनूंगी, समझ नहीं आ रहा। वह भी अपने मुंह में खाना ठूंस कर बोल रही थी, जो आधा समझ आ रहा था और आधा उसके खाने ठूसे होने के कारण नहीं आ रहा था। तभी पाखी, जो उन दोनों की इतनी गंभीर बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी, अपने पैरों को ऊपर करके बैठते हुए दोनों को देखकर बोलने लगी, यार अपुन को तुम लोगों का कुछ समझ नहीं आता। क्या मतलब कि समझ नहीं आता? हिंदी में ही तो बोला, तेरी तरह टपोरी भाषा में थोड़ी ना बोला। मोनाली ने झट से उसके बातों को सुनकर कहा, अरे यार मोना बेबी, अपुन बोल रही थी कि अपुन को यही तुम लोगों का ड्रेस को लेकर इतना झमेला करना समझ नहीं आता। यार अपुन को देखो, एक जोड़ी टॉप और शर्ट पैंट में पूरा साल निकाल देती और तुम लोगों को कपड़े कपड़े करते रहते। पाखी अपने कॉलर को अपने दोनों हाथों से ऊपर उठाते हुए फुल एटीट्यूड में बोली, यार तेरी बात अलग है, तुझे बचपन में सारे सुख चैन मिला है,
जो तू पहनना चाहती तेरे एक बार बोलने से पहले ही कदमों में आ जाते होंगे, पर तू ये लड़के वाले कपड़े क्यों पहनती? मोना ने कहा तो पाखी उसे अपनी आंखें दिखाते हुए बोली, क्योंकि अपुन अपने अम्मा बाबा की बेटी नहीं बेटा है। और तुम दोनों सही कह रहे, अपुन का तो बस एक पेंट और शर्ट में होली, दिवाली, फ्रेशर्स पार्टी और फेयरवेल सब निपटा सकती, इसलिए ये कपड़े वपड़े ना तुम दोनों को ही मुबारक। हाँ यार, वैसे भी तेरा वो बॉयफ्रेंड है ना, उसे तो तू किसी भी रूप में पसंद आ जाना है। आखिर जब से कॉलेज में है तुझे और उसे देखकर किसी को समझ ही नहीं आता कि तुम दोनों में से गर्लफ्रेंड कौन और बॉयफ्रेंड कौन। किसी ने पाखी की बात सुनकर कहा तो सब उसकी बात सुनकर हंसने लगे। लगभग उस टेबल पर बैठे सभी लोग का पेट हंस हंस के दर्द करने लगा। पर मानू और अंजी दोनों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। मानू थोड़ी देर में उठकर बिना खाना खाए उठकर रूम में चली गई। वहीं खाने की टेबल पर बैठी अंजी आज के वाक्यों को सोचने लगी जब वो मॉल में वॉशरूम में थी। फ्लैशबैक। तुम। अंजी ने आईने में किसी को देखकर कहा। तुम। रूही ने भी अंजी को देखकर कहा। वह पीछे ही खड़ी थी। वॉशरूम रूम अंजी जिसे देखकर चौंकी थी वो रूही थी। रूही अंजी को देखकर मुंह बनाते हुए, पता नहीं कुछ लोगों की आदत होती है पीछा करने की, जिनको ना देखना चाहो दिख ही जाते हैं। अंजी ने ये सुनकर गुस्से से एक्सक्यूज मी मिस रूही कहा, ये मॉल आपका नहीं है और मैं तुम जैसे चीपों का भला क्यों पीछा करने लगी? अंजी एक अपने कमर पर हाथ रखकर कहा। वही अपने लिए चीपो सुनकर रूही गुस्से से अंजी को उंगली दिखाकर, यू क्या कहा तुमने अभी मुझे? रूही चिढ़ते हुए अपनी उंगली दिखाकर अंजी को बोलने लगी। अंजी को उसे देखकर हंसी आई। क्यों? लगता है तुम्हारे मुंह की तरह तुम्हारा कान भी खराब है, या तुम्हें वो नाम इतना पसंद आया, या तुम दोबारा सुनना चाहती हो? अंजी अपनी आंखें उचकाते हुए बोली। रूही, हुँ, मेरा तो सब सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे आजकल तेरा दिमाग कुछ खराब चल रहा है। कभी डर जाती तो कभी भूल जाती। और हाँ, एक बात बता दूं, मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि तुमसे अपना नाम रखवाऊं, कहकर रूही अपना मुंह धोने लगी। अंजी उसकी बातें सुनकर, और मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि मैं तुमसे बात करने में अपना कीमती समय बर्बाद करूं, कहकर वह वहां से बड़बड़ाते हुए बाहर निकल गई। पता नहीं इन लोगों की क्या प्रॉब्लम है, पहले तो ठीक थी पर अब कैसे बातें करने लगी। लगता है धीरे धीरे इसकी अच्छाई का नकाब निकलना स्टार्ट हो गया है और अंदर की रूही की शैतानी रूह बाहर आ रही है, कहते हुए अंजी वहां से जाने लगी। रूही, पता नहीं कहाँ से चले आते हैं ऐसे लोग जो औरों को अपने पीछे घुमाने में जरा नहीं सोचते। पहले अर्श, और जब वो भाव नहीं दे रहा तो ये उत्कर्ष। बड़बड़ाती हुई रूही भी अपना मुंह धोने लगी। रूही ने अपना मुंह धोते हुए आगे कहना जारी रखा, अच्छा हुआ अर्श इसके चिल्लाने पर ही सही इससे बात करना कम कर दिया, पर इसका क्रेडिट तो हम तीनों को जाता है। आखिर हमने ही तो इतना बड़ा प्लान बनाया था इस अंजी को अर्श से अलग करने। कहकर वह मुंह धोकर उठी तो उसे आईने में अपने पीछे किसी को देखकर उसके आगे के शब्द भी बाहर नहीं आ पाए और रूही का मुंह खुला का खुला रह गया। अंजी धीरे धीरे चलते हुए रूही की तरफ आने लगी। रूही ने आईने से अपने पीछे अंजी को देखा। ओ गॉड, कहीं इसने मेरी बात तो नहीं सुन ली, कहते हुए वह घबराने लगी, लेकिन अंजी उसके साइड से निकलकर वॉश बेसिन के पास चली गई। अरे मैं तो अपना हैंकी यहीं भूल गई थी, कहते हुए अंजी अपना हैंकी लेने लगी। रूही ने ये सुना और अंजी को अपना हैंकी लेते देखा तो चैन की सांस ली। रूही अपने में, लगता है इसने मेरी बात नहीं सुनी, कहकर वह आगे बढ़ने लगी, लेकिन 2 कदम ही चली होगी कि उसने अपने हाथों पर पकड़ महसूस होने लगी। अंजी ने उसकी कलाई पकड़ ली थी। रूही गुस्से से, ये क्या कर रही तुम, मेरा हाथ क्यों पकड़ा? रूही अंजी को बोली। अंजी, ताकि तुम अपनी बात कंप्लीट कर सको जो मुझे देखकर अधूरी छोड़ दी थी तुमने, अंजी ने रूही को गुस्से से कहा। ये सुनकर रूही हड़बड़ा सी गई। रूही, कौन सी बात? और कर भी रही होंगी तो तुम्हें उससे क्या? सपाट तरीके से रूही ने अपनी हड़बड़ाहट को छिपाकर, हालांकि अंदर से एक डर था कि अंजी ने उसकी बात सुन ली है। अंजी, ज्यादा बनो मत, मुझे तुम्हारी बातों को सुनने में रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं, लेकिन अभी अभी तुमने खुद एडमिट किया है कि पिछले कुछ दिनों से जो मेरे साथ हो रहा है वो तुमने किया है। छी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें पता भी है कि मुझे कैसे अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे, कितनी डरी हुई थी मैं।
यदि इसकी वजह से मुझे कुछ हो जाता तो? तुम्हारी आत्मा ने तुझे धिक्कारा नहीं ऐसा करते हुए? बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? जहाँ तक मुझे लगता है मैंने तो कभी तुमसे कोई मतलब नहीं रखा, तो इतना गंदा खेल खेलने की तुम्हें क्या जरूरत पड़ी? कहते हुए अंजी अपना गुस्सा रूही पर निकाले जा रही थी। वहीं रूही ने अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की, जो अंजी कसकर पकड़ी हुई थी। रूही, हाथ छोड़ो मेरा। और हाँ, ये सब मैंने मजा लेने के लिए नहीं किया। रूही ने भी गुस्से से कहा। तो फिर क्यों किया, बोलो? अंजी ने चिल्लाकर कहा। रूही ने उसे देखा और अपना हाथ गुस्से से झटक दिया, जिससे अंजी नल के पास टकरा गई और उसके पीठ पर चोट लग गई। रूही गुस्से से, क्यों बताऊं मैं नहीं बताऊंगी, तुम्हें जो लगे वो सोच लो, रूही ने बरसते हुए अंजी से कहा और वहां से जाने लगी। अंजी उसे ऐसे जाते देखकर रोकते हुए, रुको, मुझे जानना है तुमने ऐसा क्यों किया। अंजी उसका पीछा करते हुए बाहर निकल आई। ओ गॉड, ये तो पीछे ही पड़ गई। रूही वहां से जाते हुए सोचने लगी। अंजी दौड़ते हुए आकर रूही का रास्ता रोककर खड़ी हो गई। ओ गॉड, क्या कर रही हो, सब देख रहे हैं। देखो, तुम्हें भले कुछ फर्क ना पड़े, लेकिन मुझे यहाँ बहुत लोग जानते हैं, वो क्या सोचेंगे? जाने दो मुझे, खींचते हुए रूही ने कहा। मुझे उससे कोई मतलब नहीं, ये तुम अमीर लोग ही सोचो, मुझे बस तुम सीधे से कारण बताओ, वरना। कहकर अंजी चुप हो गई। वरना क्या? हाँ, क्या कर लोगी तुम कुछ नहीं कर सकती मेरा, मुंह बनाते हुए रूही ने कहा, और फिर एक कुटिल मुस्कान के साथ आगे बढ़ने लगी। हो, मुझसे बात उगलवाना कोई बच्चों का खेल है क्या? रूही ने अपने में बोली। यदि तुम नहीं बताए तो मैं उस अनायास आहूजा और तुम्हारे ए5 में सबको बता दूंगी कि तुमने मुझे डराने के लिए कैसी कैसी हरकतें की है। अंजी ने पीछे से कहा, जिसे सुनकर रूही के कदम रुक गए और वह पीछे मुड़कर रुक गई। वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि लड़कों को ये बात पता चले, क्योंकि इसके पता चलते ही अनय को भी रूही पर शक हो जाता कि कहीं उसने उसके साथ उस लड़के को लेकर झूठ तो नहीं बोला ना। और फिर वो इस शक में उस लड़के से किसी भी तरह सच उगलवा लेगा, जिससे वह उसे बता देगा कि ये एक नाटक था। और साथ ही इससे उसके मानो वाली बात भी पता चल जाएगी और उसके साड़े किए कड़ाई पर पानी फिर जाएगा। अब तुम खुद समझदार हो। अंजू उसे रोकते हुए और उसका उड़ा रंग देखकर समझ गई कि उसका ए5 को बताने वाली तरकीब काम कर गई। चल अंजी, इस चुड़ैल को कुछ तो असर हुआ, वो अपने में बोली। रूही, नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी, मैं बताती हूँ, रूही ने कहा। अंजी उसके पास चलते हुए आकर खड़ी हो गई। ये सब हमने इसलिए किया क्योंकि, कहकर वह चुप हो गई। क्योंकि? अंजी अपने आंखें ततेरते हुए कहा। क्योंकि रूसा को शक था कि अर्श तुम्हें पसंद करने लगा है, और हम तुम्हें डराकर ये साबित करना चाहते थे कि ये अर्श कर रहा है, ताकि जब तुम ये जानो तो उस पर चिल्लाओ और अर्श को ये लगे कि तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो चुका है और वह तुझसे दूर हो जाएगा। क्या? रूही ने झूठ कहा। उसकी बात सुनकर अंजी को अब ऐसा लगता रहा था कि वह कहीं जाके अपना सर फोड़ ले। वह जोर जोर से अपना पेट पकड़कर हंसने लगी। वही रूही उसे देखने लगी। कहीं ये सच में पागल वागल तो नहीं हो गई ना? रूही ने उसे ऐसा देखकर सोचने लगी। हाँ, लगता है मेरा दिमाग खराब करने की कोशिश में तुम सबका दिमाग खराब हो चुका है। वो पंचर और मुझे पसंद करेगा। अरे, ये उस रूसा ने सोचा भी कैसे? हम दोनों एक दूसरे को एक क्लास में बर्दाश्त करते हैं, वही बड़ी बात है। मुझे तो उसकी शक्ल देखकर ही गुस्सा आता है। उस रूसा का पता नहीं कहाँ से लगा कि वह मुझे पसंद करता है। वो अपने हंसी को रोककर बोली। उसके ऐसा हंसने से रूही चिढ़ गई, लेकिन बात तो उसने सही कही थी। रूही को भी रूसा की बात पर यकीन करना मुश्किल था, पर फिर रूसा ने भी पहले कुछ नहीं बताया था, लेकिन फिर उसने बताया कि उसे टूर के समय ऐसा लगा। तो उसकी बात सुनकर रूही ने भी कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि अर्श को अंजी की केयर करते उसने भी देखा था। वाट, अरे घनचक्करों की टोलियों, वो तो बस इसलिए था क्योंकि शायद मैं मानू को लेकर परेशान थी और उस परेशानी में उसका ही सर खा रही थी। इस वजह से किया होगा मेरी केयर, और तुम लोगों ने कुछ और ही समझकर मेरे साथ ऐसा किया। वाह, क्या दोस्त हो यार तुम लोग, अपने दोस्त। खैर, मुझे क्या, तुम और तुम्हारी दोस्ती तुम्हें ही मुबारक। अंजी अपनी बात को बदलते हुए बोली और अपना सर हिलाकर वहां से निकल गई। फ्लैशबैक एंड। मैडम, यदि तुम्हें खाना नहीं खाना है
तो चम्मच क्यों घुमा रही? प्लेट पर मोनाली ने अंजी को प्लेट पर चम्मच घुमाते देखकर कहा, तो वह सोच से बाहर आई। अरे ऐसा नहीं है यार, मुझे कुछ याद आ गया था तो वही सोच रही थी। वह मोनाली को देखकर कहा, ओह क्या बात है, मैडम खाने के वक्त भी किसी को याद कर रही। कौन है वो? पाखी ने उसे छेड़ते हुए कहा। तो उसके आगे अर्श का चेहरा आ गया। छी छी, उस पंचर का चेहरा क्यों मेरे सामने आया? लगता है रूही की बात का असर हुआ है। वो अपना सर झटक दी। इधर निशांशु अपने बेड पर लेटा हुआ था। उसके दोनों हाथ उसके सर के पीछे थे और अपने एक पैर को दूसरे पैर पर चढ़ाए वह ऊपर छत को एकटक देख रहा था, मानो वो कुछ सोच रहा हो। तुम मुझसे मिलने नहीं आई, जबकि तुम ये बात अच्छे से जानती थी कि मैं कितने सालों बाद यहाँ आया हूँ। लगता है तुम मुझे भूल गई हो। तुम्हें मुझसे मिलने की जरा भी इच्छा नहीं हुई, या तुम जानबूझकर मुझसे बदला लेने के लिए ऐसा कर रही हो? मुझे वहाँ रेस्टोरेंट में लग रहा था कि किसी की नज़र मुझ पर है, और वो नज़रें किसी और की नहीं तुम्हारी ही लग रही थी। यदि तुम वहाँ आई थी तो मुझसे मिली क्यों नहीं, जबकि तुम्हें अच्छे से पता है मैं ज्यादा दिन नहीं रुकने वाला। क्या तुम मुझे भूल गई हो? कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके सामने एक प्यारी सी लड़की की छवि आई जो उसके पीठ पर चढ़ी हुई थी और वह घोड़ा बना हुआ। कुछ देर तक लड़की के बारे में सोचते हुए उसकी आंख लग गई। अगले दिन कभी दुर्गा बनके, कभी काली बनके, चली आना मैया जी चली आना, चली आना मैया जी चली आना, तुम दुर्गा रूप में आना। सुबह की पहली किरण के साथ चारों तरफ आज यही आवाजें गूंज रही थी। जो लड़कियां उपवास में थी वो जल्द से नहा धोकर सूट डालकर मंदिर जाने के लिए निकलने वाली थी। हमारी मानो भी उपवास थी, पर वो अब तक सोई हुई थी। मानो उठ जा मेरी माँ, कितनी देर तक सोती रहेगी? देख, वार्डन ने आउटिंग की परमिशन सिर्फ 2 घंटे की दी है। लेट हो गए तो आने में भी लेट हो जाएंगे और मंदिर में भी काफी भीड़ होगी। उठ न रे। सोनाली, मोनाली, अंजी और पाखी ने उसे उसके ऊपर कंबल खींचते हुए कहा। वैसे उपवास सिर्फ सोना और मानू थी, बाकी को तो हॉस्टल से बाहर जाना था, इसलिए जल्दी उठकर तैयार हुई पड़ी थी। सोने देना यार, वह कुनमुनाते हुए बोलकर वापस कंबल खींचकर तानकर सो गई। उसकी इस हरकत पर वो लोग अपनी कमर पर हाथ रखे मानू को देखते रहे। फिर कुछ सोचकर सभी ने मिलकर मानू का हाथ पांव पकड़कर उठा दिया। ये क्या कर रही यार, मैं गिर जाऊंगी। मानू को जब अपने आप को हवा में होने का एहसास हुआ तो उसने अपनी आंखें खोलकर कहा, अच्छा जी, अब खुली तेरी नींद। अब तो हम तुझे ऐसे ही वॉशरूम में छोड़कर आएंगे। कब से उठा रहे हैं, लेकिन मैडम को अभी और सोना है। अंजी बोली। सोना? हाँ हाँ चलो, इसे लेकर चलो। मानू, अरे मेरी माताओं, आज नवरात्रि है और तुम मुझे अभी से अपनी दुर्गा वाला रूप दिखाने लग गई। मुझे उतारो, मैंने खुद ही चले जाना है, मानू ने कहा। तो वो सब एक दूसरे को देखकर मानू को नीचे उतार दिए। चल 10 मिनट में नहाकर रेडी हो जा, मंदिर से आने के बाद मैंने भी खाना खाना है, तेरे जैसा फास्ट नहीं हूँ, मोना ने कहा। मानो उसे आंखें दिखाते हुए अपने कपड़े लेकर वॉशरूम चली गई। क्योंकि अभी आधी लड़कियां ही नहाई थी तो उसे बाहर काफी देर तक लाइन लगना पड़ा। मोना अपना पेट पकड़कर रूम में ही मुंह बनाकर बैठ गई। उसकी हालत पर सभी खिलखिलाकर हंसने लगी। दंतेश्वरी मंदिर, जगदलपुर। ओहो दीदी, आपको मंदिर आना था तो भैया को लेकर आते, मुझे क्यों कहा? वैसे भी उन्हें पूजा पाठ में ज्यादा विश्वास है। मुझे आज A5 के साथ म्यूजिक प्रैक्टिस करने के लिए कॉलेज जल्दी जाना है, पता है ना आपको? हमें कॉलेज के फंक्शन में इस बार डांडिया सॉन्ग की प्रैक्टिस करनी है, अनय ने पीहूजा से कहा। कर लेना, मैंने कौन सा तुझे यही रोकना है, लेकिन पहले अम्बे माता के चरणों में मत्था टेक ले। पीहू ने अनय को पूजा की थाल थमाई और कहा। मिहिरा अपने मामू को ऐसे डांट खाते देखकर हंसने लगी। मामू को डांट पड़ी, बड़ा मिही को बड़ा मजा आया। ये कहते हुए वे अपने दोनों हाथों से तालियां बजाने लगी। मिही बच्चे ऐसा नहीं हंसते, बिहेव। पीहू ने उसे अपने गोद में लेकर बोली और आगे बढ़ गई। मंदिर में काफी भीड़ थी तो उन्हें लाइन में खड़ा होना पड़ा। वहां पीहू को आम सी जिंदगी आम लोगों की तरह जीना पसंद था। उसके हस्बैंड भी वैसे ही थे। वो जितना सादगी से हो अपना जीवन जीना पसंद करती थी। लेकिन अनेका लाइन में खड़े खड़े ही बैंड बज गया।
यार मानू देख कितनी लंबी लाइन हो गई। आज पक्का मुझे भूख के कारण चक्कर ही आ जाना है। ऑटो से उतरकर मोनाली ने लंबी लाइन देखकर कहा, हाँ यार वाकई बहुत लंबी लाइन है। अंजी भी बोली, तुम लोग यही खड़े रहो, मैं फूल लेकर आती हूँ। मानू ने उन लोगों की बातों से बचने के लिए फूल और नारियल खरीदने चली गई। अनय और पीहूजा काफी आगे थे। थोड़ी देर में अनय और पीहूजा माता के सामने खड़े हुए थे। दोनों ने माता के सामने मत्था टेका। मिही तो बस घंटी बजाने में लगी हुई थी। वह अनय के गोदी में चढ़कर उसको घंटी बजवाने की जिद करने लगी। तो अनय ही क्या करता, अब उसकी लाडली की ख्वाहिश थी तो पूरा करना पड़ेगा। बेचारा घूम घूम कर हर एक घंटी को बजवाता, जिससे मिहिरा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इधर जैसे ही मानू ने मंदिर में कदम रखा, अनय जो कि मिही को घंटी बजाने के लिए उठाया हुआ था, उसे एक अलग एहसास हुआ। वह कुछ सोचकर इधर उधर नजरें घुमाने लगा। मामू क्या कर रहे? मुझे ऐसे ही लटकाए रहने का इरादा है क्या? मिही ने अनय से कहा, जो कि काफी देर से ऊपर लटकी हुई थी। उसकी बात सुनकर अनय ने उसे नीचे किया। दी आप इसे संभालिए, मैं अभी आया। अनय ने मिही को पीहूजा को पकड़ाते हुए कहा और खुद वहां से थोड़ी दूर आ गया। वह इधर उधर देखने लगा। आई एम 100% श्योर तुम यही हो। वह इधर उधर जाकर मानू को ढूंढने लगा, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि वो यही है। मानू माता रानी के सामने हाथ जोड़े प्रार्थना कर रही थी। उसकी आंखें बंद ही थी। उसके सभी फ्रेंड्स भी वहीं पर थी। क्योंकि मंदिर बड़ा था तो अनय पीछे की साइड ही था, इसलिए वह मानू को नहीं देख पाया। कुछ देर बाद वह थक कर वापस पीहू के पास आ गया और अब वो लोग बाहर निकल गए। मानू भी अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर आ गई, लेकिन तभी उसकी नजर एक बच्ची पर गई जो कि रेड रोजेस बेच रही थी। मानू को कुछ सूझा और वह उस लड़की के पास चली गई और उसने एक लड़की से कुछ रोजेस ले लिए। यार तू इनका क्या करेगी? किसी को देने का इरादा है क्या? छेड़ते हुए सोना ने कहा, धत कुछ भी, ये तो मैंने इसलिए खरीदा है ताकि उस बच्ची की हेल्प हो सके। और ये लो तुम सब, इसे मेरी तरफ से रखो। मानू ने उन सबको एक एक रेड रोज दिया और हंसने लगी। तभी उसके आगे एक छोटा सा हाथ आया। उसने उन हाथों को देखा तो उसकी नजर एक प्यारी सी बच्ची पर गई। इधर पीहू अनय पर चिल्लाते हुए, ओहो तुम्हें देखना चाहिए था ना बाबू, पता नहीं अब हम इसे कहाँ ढूंढे। कार में बिठाकर गई थी, फिर भी ये लड़की कहाँ चली गई? दी रिलैक्स, आप शांत हो जाइए, मैं उसे ढूंढता हूँ, यही कहीं होगी। वो मैंने ही उसे बाहर निकाला था क्योंकि वह आपके पास आना चाहती थी, लेकिन फिर मैं मोबाइल में बात करने लगा और इस बीच वह कहाँ चली गई पता नहीं। पर आप शांत रहो, मैं ढूंढता हूँ, कहकर वह आगे बढ़ गया। इधर मानू मिही से, बच्चा आप अकेले हो, आपके साथ और कौन है? मानू ने मिही से कहा, जो कि अपना हाथ आगे किए खड़ी थी। मामू और मम्मा, बच्ची ने प्यार से मानू को देखते हुए कहा। मानू, ओह, तो वो अभी कहाँ है और आप ऐसे अकेले क्या कर रहे? कितनी भीड़ है यहाँ? बच्ची, मुझे भी रेड रोज चाहिए। वो मानू के हाथ में रेड रोज देखकर बोली। अंजी, ओहो सो क्यूट, कितनी प्यारी बच्ची है। कहते हुए अंजी ने उसके गाल खींचे। नीचे झुको, बच्ची ने अंजी के उसके गाल को खींचने पर देखकर कहा। अंजी उसे देखते हुए नीचे झुकी तो बच्ची ने भी उसके गालों को खींचते हुए सो क्यूट कहा। हालांकि अंजी को उसके पीठ पर लगी चोट की वजह से उसे झुकने में दिक्कत हुई, पर उस प्यारी सी बच्ची के सामने ये कुछ भी नहीं था। मानू आपको ये रोज चाहिए? मानू ने प्यार से उससे पूछा। बच्ची ने हाँ में अपना सिर हिलाया। मानो उसे रोज देने के लिए हाथ आगे किया ही था कि उसके कानों में मिही की आवाज सुनाई दी। सभी ने उस आवाज को सुना। जी हाँ, वो बच्ची मिही थी, जो कि यहाँ पर रोज को देखकर आई थी। मिही ने अपना नाम सुना तो वह पीछे पलटकर देखने लगी। मामू, मिही ने कहा और अनय के पास दौड़कर चली गई। बच्चा कहाँ चली गई थी आप? मामा और मामू कितना परेशान हो गए थे। आपको ऐसा यहाँ नहीं आना चाहिए था ना। वह घुटनों के बल बैठकर मिही के गालों को छूते हुए बोला। मानू और सभी लोगों ने पलटकर उधर देखा तो उसका चेहरा मिही से छिप गया था, इसलिए वो सब उसका चेहरा नहीं देख पाए। मानो लगता है उसके मामू हैं, चल हम चलते हैं, आउटिंग का टाइम खत्म होने वाला है।
कहीं लेट हो गए तो नेक्स्ट आउटिंग बंद हो जाना है और हम सबका। पाखी ने कहा, हाँ यार मुझे भूख भी लग रही है, चौपाटी में खाते हुए जाएंगे। मोनाली ने कहा। तो सब उसे देखने लगे। अरे ऐसे मत देखो यार, सुबह से अभी तक कुछ नहीं खाया है, आज आधे दिन उपवास हो गया मेरा, और कॉलेज भी जाना है। यहाँ से वापस जाकर पता चला मेस में कुछ बचा ही ना हो। वह सबको चेतावनी देते हुए बोली, हाँ हाँ बात तो सही है, अंजी ने कहा। लेकिन उस बच्ची को रोज चाहिए था। मानो उस बच्ची के लिए बोली, अरे तो अब उसके मामू आ गए हैं ना, वो दिला देंगे। और वैसे भी दिखने में तो ऐसा ही लग रहा था जैसे अच्छे घर की बच्ची है। तू चल, मैं ऑटो रुकवाती हूँ, पाखी ने कहा और हाथ आगे कर ऑटो रुकवाने लगी। अने, चलो बच्चा, मामा आपको ढूंढ रही, अने ने कहा और हाथ पकड़कर मिही को ले जाने लगा। मिही ने अपने पीछे मुड़कर ऑटो में बैठती हुई मानू को देखा और फिर अने के साथ कार के पास आ गई। आगे की कहानी आप लोग को सुननी है तो कमेंट्स में बताएं और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा।